Okay, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IITians Care by अभिषेक जैन। तो अभी तक हम प्रॉपर्टी नंबर 10 तक पढ़ चुके थे और प्रॉपर्टी नंबर 10 मैंने रो कॉलम ऑपरेशन बताया था आपको, कैसे हम रो और कॉलम पे ऑपरेशंस लगाते हैं। ठीक है, उसी में कुछ नोट पॉइंट देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया था, प्रॉपर्टी नंबर 10 हो गया था, उसके बाद 2 क्वेश्चन भी कर लिए थे हमने, तो हमें 2 क्वेश्चंस भी कर चुके थे, मैंने आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10 के अंदर कुछ सब पॉइंट्स देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 में मैंने आपको बताया था एक पॉइंट कि हम जिस जिस रो पे या फिर कॉलम पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो हम उसको क्या करते थे कि उसको चेंज नहीं करते थे। मैंने आपको बताया, जैसे मैंने R2 पे लगाया तो मैंने बताया था कि R2 प्लस अब तुम 3 टाइम्स ऑफ R1 कर दो, या फिर तुम कुछ R2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3 कर दो, कुछ भी कर सकते हो, बट उस पर्टिकुलर इस पे आप नहीं करते, इसको हम 1 बना देते हैं। बट इफ़ किसी ने कर दिया, आपने इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए 4 से मल्टीपल किया, तो क्या हो जाएगा? इफ़ वी हैव मल्टीप्लाइड बाय particular k value in the row or column on which operation applied, then the value of determinant becomes k times the original determinant value। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए आपने कुछ ऐसे किया, कॉलम 1 पे यदि आपने लगाया ऑपरेशन हो, कॉलम को कर दिया k टाइम्स ऑफ कॉलम 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, तो अब इस ऑपरेशन लगाने पे आपको जब आपने ऑपरेशन लगाने के बाद जो डिटर्मिनेंट निकाला है, उसकी जो वैल्यू आएगी वो k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल जो इनिशियली दिया हुआ था आपको उस टाइम हो जाएगी, क्योंकि आपने इसमें C1 पे ही लगाया हुआ है और C1 पे ही आपने k से मल्टीपल कर दिया है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा क्या करिए, थोड़ा सा आप डिटरमिनेंट की वैल्यू को चेंज करना नहीं चाहते हैं तो आप एक काम करिए कि इसको हमेशा 1 बनाइए जिस पे भी आप लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने R3 पे लगाया, तो R3 को आप 1 बना लो, प्लस अब कुछ भी कर दो 2 टाइम्स ऑफ R1। ऐसा करने पे भी डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। बट यदि आपने यहाँ पे कुछ x टाइम R3 कर दिया, तो जो नया डिटरमिनेंट जो आने वाला है उसका वैल्यू जो होगा वो x टाइम्स हो जाएगा किसी पर्टिकुलर जो इनिशियली गिवन डिटरमिनेंट था। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं पेजी में। ठीक है, चलिए देखिए, व्हाइल अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? रो कॉलम ऑपरेशन, मतलब जो प्रॉपर्टी नंबर 10 पढ़ाई मैंने आपको, उसमें क्या बताया आपको? रो या फिर कॉलम पे ऑपरेशन बताया। जब आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं तब एटलीस्ट एक रो और एक कॉलम को मस्ट बी रिमेन अनचेंज। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने क्या किया, R1 को कर दिया R1 प्लस R2, नेक्स्ट आपने R2 पे भी कर दिया कुछ R2 प्लस R3 और R3 पे भी कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक को कांस्टेंट बना के रखना पड़ेगा, मतलब एक को चेंज नहीं करना पड़ेगा। यदि मैं बोलूँ 3x3 का है तो उसमें 3 रो होंगी एंड 3 कॉलम होंगे, तो आपको क्या करना है कि एक किसी को भी फिक्स रख दो। यदि मैंने बोला R3 को भी, आपको दिख रहा है कि R3 को फिक्स रखने से कुछ फ़ायदे आ रहे हैं, या फिर डिटरमिनेंट सॉल्व हो रहा है, या फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है ना वो हमारी कुछ सिंप्लीफाई हो रही है, तो हम R3 पे चेंज नहीं करेंगे, बाकी R1 और R2 पे चेंज हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने आपको वो बताया, व्हाइल अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी? रो कॉलम ऑपरेशन, P10 जो आपने पढ़ा है, एटलीस्ट 1 रो और कॉलम मस्ट रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 11। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ ऑल एलिमेंट्स बिलो लीडिंग डायगोनल और एबव, या तो लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले या फिर लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले, या फिर एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर 0, ये 3 कंडीशन बन रही हो क्या? या तो बिलो लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स, मतलब ऐसा कुछ। यदि मैं आपको बोलना चाहूँ कैसे बोलूँगा मैं इसको, लीडिंग डायगोनल के नीचे A1 B1 C1, ये होगा लीडिंग डायगोनल, इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हो जाए। या फिर ये हो गया पहला केस, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कुछ C1 C2 D1। ठीक है, या फिर सेकंड केस क्या है, एबव लीडिंग डायगोनल, मतलब लीडिंग डायगोनल A1 B1 C1 मैंने मान लिया, इसके ऊपर के सारे 0 हो जाएं। यहाँ पे C1 C2 D1 मान लिया। ठीक है,
या फिर तीसरा केस क्या, एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब ऐसा हो जाए A1 B1 C1, मतलब ये डायगोनल टाइप का बन जाए पूरा। ठीक है, इन तीनों ही केसेस में कि जो इंडिटरमिनेट की वैल्यूज़ क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी, मल्टीप्लाइड ऑफ ऑल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब ये लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, A1 B1 C1। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैं बोल सकता हूँ, फिर से एक बार देख लेता हूँ कि लीडिंग डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स तीनों ही जीरो हो जाएं, या फिर लीडिंग डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स तीनों ही जीरो हो जाएं, या फिर लीडिंग डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट्स ही जीरो हो जाएं। उन तीनों ही केस में जो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 11। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 12 देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 12, मैंने बोला आपको इफ़ अ डिटर्मिनेंट डी बिकम्स जीरो, मतलब डिटर्मिनेंट डी मतलब यू कैन से दैट इफ़ अ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी बिकम्स जीरो ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू अल्फा, देन वी कैन से दैट x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, मतलब इसको मैं समझना चाहता हूँ तो कैसे समझूंगा, जैसे मैंने बोला कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ, d इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 5 9 और 16 2 4 8। ठीक है, अब सोचने वाली बात क्या है कि मैं यदि बोलूँ इफ़ अ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डी बिकम्स जीरो ऑन पुटिंग x इक्वल्स टू अल्फ़ा। अब देखिए आप, यदि मैं इस वाले डिटर्मिनेंट में x क्या है, यहाँ पे x इज अ वेरिएबल। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया, इफ़ x इक्वल्स टू 2 पुट कर दिया। ठीक है, ऑब्जर्व करिए, x इक्वल्स टू 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 देन सेकंड वाला 4 देन 8 5 9 16, ये तो सेम रहेगा 2 4 8, मतलब कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 सेम हो गए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ d। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर अपन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ देख लेते हैं, हम 12 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं अभी तक, और इसी को ही बोलते हैं क्या, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो कहीं कहीं पे दिख जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ फैक्टर थ्योरम क्या होती है, तो आप इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर x इक्वल्स टू अल्फा पे यदि मान लीजिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या बन जाए, जीरो हो जाए, तो उस समय हम क्या बोलेंगे कि x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा। अब इसी को हम जनरलाइज बोल सकते हैं। जनरलाइज कैसे, जैसे मैंने बोला एक d है n क्रॉस n का, x x x और कुछ भी आपने किया, बट ऐसे उसके r रो पे हो जाए, मतलब कितनी रोज पे, 1 2 3 r रो पे हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा उस समय, x माइनस अल्फा टू द पावर r इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, क्योंकि हर पर्टिकुलर रो के लिए एक फैक्टर निकलेगा, दूसरे के लिए फिर एक फैक्टर निकलेगा, तीसरे के लिए फिर एक फैक्टर निकलेगा। यदि ऐसे r रो के लिए हो गया तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस अल्फा टू द पावर r इज अ फैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करना ज़रूरी है अभी, तो प्रैक्टिस करते हैं पहले। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 हम कर चुके थे पहले, तीसरा करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, इफ़ डी आर दिया हुआ है आपको और एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, और आपसे बोला क्या जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि सर मेरे को समेशन ऑफ आर इक्वल्स टू 0 टू n डी आर पे लगाना है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हो आप, इस पर यदि समेशन लगाओगे तो आप ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे r जो है ना, सिर्फ और सिर्फ रो वन में ही r के फैक्टर्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, मतलब r वेरिएबल जो है ना सिर्फ और सिर्फ रो वन में है, बाकी रो में तो नहीं है। तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n डी आर। अभी क्या हो जाएगा, समेशन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से n r, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n r क्यू, देन समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n, ये 2 पर लग गया। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स सेम रहेंगे, n n क्यू टू n, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1। ठीक है, चलिए दिस इज ऑल अबाउट, इस पर हम लगा रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब बताइए मेरे को, आप जब मैं इस पर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n r। अब ये कितना हो जाता है, जब 0 पुट करोगे तो 0, जब 1 पुट करोगे तो
1, देन 2 पुट करोगे तो ऐसे हो जाएगा कहाँ तक, n तक। तो ये कितना हो गया, दिस इज़ द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, तो n इंटू एन प्लस वन बाई 2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू n इंटू एन प्लस वन बाई। अब इस पर देख लेते हैं, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n r क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 0 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब और ये जाएगा n क्यूब तक। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये कितना होता है n इंटू एन प्लस वन बाई 2। जिस बच्चों को नहीं पता है ये सब चीज़ें अपन सीक्वेंस एंड सीरीज में ऑलरेडी कवर अप कर चुके होते हैं। ठीक है, वहाँ पे इनको हमने ड्राइव भी करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n। यदि मैं 2 की बात करूँ तो 2 तो एक कांस्टेंट है, तो यदि मैं बोलूँ r इक्वल्स टू 0 के लिए बात करूँ तो 2 होगा, r इक्वल्स टू 1 के लिए बात करूँ तो 2 होगा, फिर ऐसे कितने टाइम्स होगा, और फाइनली n टाइम्स। और ये स्टार्ट हुआ है 0 से, तो टोटली कितने हो गए, n प्लस 1 टाइम्स। देखो 1 से स्टार्ट होता है वो n तक जाता है, तो n होते टोटल, बट ये स्टार्ट हुआ है 0 से और जा कहाँ तक रहा है, n तक, तो n प्लस 1 टाइम हो गया, तो 2 इंटू एन प्लस 1। अब देखो ये सब वैल्यू यदि आप पुट करोगे यहाँ पे, तो ये कितना हो गया n इंटू एन प्लस वन बाई 2, ये कितना हो गया n इंटू एन प्लस वन बाई के स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1। अब ऑब्जर्व करो कि रो 3 एंड रो 1 सेम हो गया, ये दोनों जब सेम हो गया तो फिर क्या हो गया, यदि किसी भी डिटरमिनेंट के 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम हो जाएं तो आंसर विल बी 0। तो यू कैन से दैट समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n dr की वैल्यू कितनी आ गई, 0। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसे कि आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है जिसमें कुछ k का एक फैक्टर है, और मुझे बोला जा रहा है कि इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है और मुझे वैल्यू ऑफ k निकालनी है। तो एक तो मेथड है क्या, कन्वेंशनल मेथड, जिसको आप पूरा खोलो और फिर करो। दूसरा क्या है कि आप इसमें ऑपरेशंस लगा लो, ऑपरेशन लगाओगे तो बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे कि आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के, और यहाँ लिखा हुआ है 3 स्क्वायर प्लस के। यदि मैं C3 पे लगाऊँ, C3 मतलब कॉलम 3 पे, कॉलम 3 माइनस C1, मतलब कॉलम 3 को मैं कॉलम 1 से माइनस करूँ तो ये कितना हो जाएगा। अब C3 पे लगाया, बाकी कॉलम सेम रहेंगे, तो 3 स्क्वायर प्लस के, 4 स्क्वायर प्लस के, 5 स्क्वायर प्लस के। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। नेक्स्ट, अब इस पे लगाया था, इसको इससे माइनस करो तो 3 स्क्वायर कट जाएगा, के कट जाएगा, बचेगा कितना 3 4 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था जब तक आप यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं लाओगे तो इस पर वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं आएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, यदि आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो कि इस के को ख़त्म करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि आप इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो मैक्सिमम ऑपरेशंस इसमें हम लगा सकते हैं कितनी रो पे लगा सकते हैं, मैक्सिमम ऑपरेशंस ऑन रो और कॉलम लगा सकते हैं हम कितने, 2। अब मैं 2 रो पे लगाने जा रहा हूँ, तो रो पे लगाऊंगा तो रो पे हम या तो रो पे 2 लगा सकते हैं या फिर 2 कॉलम पे लगा सकते हैं। हम रो पे लगाते हैं, तो रो पे लगाएंगे कैसे लगेगा, R3 पे लगाया मैंने, R3 माइनस ऑफ R1। ठीक है, एंड R2 पे लगा देते हैं, तो R2 माइनस ऑफ R1, मतलब R1 के रिस्पेक्ट में लगा रहा हूँ, दोनों को ध्यान रखा है हमने, और लगा किस पे रहे, R3 पे एंड R2 पे। तो R1 को सेम रखो अभी भी, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस के, 3 इसका कितना होगा 9 प्लस के कितना होगा 16 अभी फर्स्ट रो पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जब हमने सेकंड पे लगाया R2 माइनस R1, तो कितना था 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करोगे तो कितना आ जाएगा ये कुछ 7। ठीक, नेक्स्ट इस पर कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, 9, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1। नेक्स्ट इस पर लगाओ 5 स्क्वायर माइनस इस पर, तो कितना होगा 25 माइनस 9, कितना हो जाएगा 25 माइनस 9, कितना हो जाएगा अपना 25 माइनस 9, आई कैन सी दैट 16, और कितना होगा 36 माइनस 16 20, 5 में से उसमें हटाओ तो कितना हो गया 2। ठीक है, इक्वल्स टू 0, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आप बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरा था ना इतना, ये सिंप्लीफाई हो गया इतने में, तो आप तो इसको सॉल्व कर ही लोगे। रो 1 के एस्पेक्ट में खोल देता हूँ तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 1, ये कितना हो गया 18 माइनस 20 माइनस 16, 14 माइनस 16 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 140 माइनस, और 69 या कितना होता है, ये कितना हो गया 144 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 9 प्लस के, तो कितना हो गया -2
ये कितना हो गया माइनस प्लस 32, ये कितना हो गया -4 -12 इक्वल्स टू 0। इस -2 को अंदर ले जाओ तो -18 -2k प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 32 में से 12 गए 20 बचा। अब कितना होगा 20 और ये कट गया तो बचा सिर्फ 2 - 2k इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स k इक्वल्स टू 1 इज़ द आंसर। अब ऑब्जर्व करने वाली बात है ऑप्शन नंबर बी इज़ द आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मुझे इसको सॉल्व करना है। अब इसमें एक्चुअली हम चाहें तो मेथड वन तो क्या है कि डायरेक्ट इसको खोल दो, बट बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी क्योंकि 45 × 302 करोगे 61 माइनस 195 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ क्या करते हैं, मेथड टू यूजिंग ऑपरेशंस। ठीक है, ऑपरेशंस आप चाहें तो रो वाइज भी कर सकते हो, ठीक है, एंड कॉलम वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब मेरे को एक ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि कॉलम वन की मैं बात करूँ तो कॉलम वन एकदम मतलब सिंप्लीफाई है। कॉलम टू में थोड़े से बड़े बड़े टर्म्स लिखे हैं, कॉलम थ्री में भी बड़े बड़े टर्म्स लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि कॉलम वन के रिस्पेक्ट में कॉलम टू एंड कॉलम थ्री पे ऑपरेशंस लगाता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई कैन सी दैट C2 पे लगाता हूँ कॉलम टू पे। अब कॉलम टू पे यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ C2 माइनस 20 टाइम्स ऑफ C1 कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो C3 पे देखो ए 101 है, ए 1 है, तो मैक्सिमम हम करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं इस पर, आई कैन से दैट C3 माइनस ऑफ 100 टाइम्स ऑफ C1। ठीक है, ऐसा करने से क्या होने वाला है देखो, अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अब ये कितना हो जाएगा 1 2 3, ये तो सेम रहेगा। तो 21 में से 1 गया, और सॉरी 21 माइनस 20 टाइम्स ऑफ 1 गया, तो ये कितना बचा 1। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कितना बचा 45 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 20 40 मतलब 5 बच गया। 61 माइनस 20 60, यहाँ पे भी कितना बच गया 1। सिमिलरली यहाँ C3 वाले में करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले बचेगा हमारा 1 देन -5 देन 2। ठीक है, ये 2 लगाने के बाद यहाँ पे आ गए हम। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो आप कि एक बार में अब हम और ऑपरेशन लगा देते हैं, और ऑपरेशन लगा के हम बाकी को जीरो बना सकते हैं। जीरो कैसे बना सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे देखो ये 1 1 हो गए हैं, ये 1 1 हो गए हैं। ठीक है, फर्स्ट रो में। तो आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि R1 को मैं लगा दूँ, या फिर मैं बोलूँ C2 पे लगा लो। चलो C2 पे लगाता हूँ तो क्या हो जाएगा C2 माइनस C1। C3 पे लगा दो C3 माइनस C1। चलो तो कितना हो गया, ये हो गया 1 2 3। अब नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 -2। अब ये 0 5 माइनस 7 एंड दिस इज 2 माइनस -1। ठीक है, इतना आ गया। अब बस ये तो रिड्यूस हो जाएगा बहुत आसानी से। अब इसको खोल दो, इसके रिस्पेक्ट में खोल दो, कितना होगा 1 इंटू बाकी सब छोड़ दो, तो -3 प्लस सॉरी माइनस ऑफ 14, आंसर विल बी -17 इज द आंसर। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व कर सकते हो दिस इज़ क्वाइट सिंपल था ऐसे खोलने की बजाय। और एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे 2 आप ऑपरेशन लगा चुके हो, यहाँ पे आप 2 फिर लगा दिए, 4 लगा दिए, बट आपने बोला था कि इसका 3 क्रॉस 3 है तो इसका ऑर्डर तो इसमें मैक्सिमम 2 लगेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि एट अ टाइम आप यदि देखना चाहो एक बार में अब लगाओगे ना आप तो 2 ही लगा सकते हो। तो एट अ टाइम मैंने यहाँ पे भी 2 लगाए, एट अ टाइम यहाँ पे भी 2 लगाए। ठीक है, आप चाहो फिर बाद में यदि रो पे भी लगाते हो, रो पे भी लगाते हैं, लेकिन यदि 3 क्रॉस 3 का है तो मैक्सिमम हम 2 पे लगा सकते थे, 2 रो पे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं। ए ऑर्डर कितना है इसका 4। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो एक तो मेथड है कि आप इसको कन्वेंशनल तरीके से खोलो। कैसे कि जब आप इस वन का आप क्या करो, किसी भी मतलब ऐसा होता है ना, मैंने आपको बताया ना, आप चाहो तो किसी रो का उस रो के एलिमेंट्स का उसके कोफैक्टर से मल्टीपल कर दो, डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाएगी। या फिर मैं बोलूँ कॉलम का उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीपल कर दूँ तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू दे देगा। ऐसे करके आप खोलोगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, यूज़ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कैसे यूज़ करो आप, मैं आपको बताऊं। जैसे मैं आपको बताऊं, आप क्या करो, यदि मैं फर्स्ट रो की बात करूं तो आप क्या करो कि फर्स्ट रो को कांस्टेंट रख लो। ठीक है, और क्या करो इन तीनों को पकड़ के इन तीनों के रिस्पेक्ट को लेते हुए फर्स्ट के ये तीनों जीरो बना लो। इन तीनों को जीरो बना लो तो फिर क्या होगा, बाद में जब खोलोगे तो 1 इंटू सिर्फ एक ही सॉल्व करोगे, आप आंसर आ जाएगा आपका। या फिर मैं बोलूँ कॉलम को कर लो। कैसे कर लो कि आप फर्स्ट कॉलम की पकड़ दो, इन तीनों को जीरो बना लो,
जीरो कैसे बनाओगे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मैं एक ऑपरेशन आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं बोलूँ इस वाले के लिए रो 4, इसको बोलूँगा रो 4, तो रो 4 में से मैंने क्या किया, रो 4 पे लगाया, तो क्या कह दिया, रो 4 गोज़ टू माइनस रो 1। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, अब देखो ए वाला एलिमेंट 1 था, ए 1 है, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 2 5 -3, 1 को इसको मैंने सेम ही रखा, ये हो गया 0, देखो। और ये कितना हो, 3 - 2 1, ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया 4। ठीक है, अब सिमिलरली मैंने यदि रो 3 पे लगा दिया, रो 3 पे कैसे लगाऊंगा, रो 3 -2 टाइम्स ऑफ रो 1। देखो रो 3, क्योंकि यहाँ पे कितना था 2 है और यहाँ पे कितना है 1 है, तो यदि मुझे 0 बनाना है तो 2 टाइम्स ऑफ R1 कर देंगे। सिमिलरली मैं लगा दूँ R2 पे, तो R2 पे कितना हो जाएगा, R2 माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ R1। ऐसा करने से 0 हो जाएंगे, तीनों के तीनों ही 0 हो गए, और बाकी एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, बाकी एलिमेंट्स जो हो जाएंगे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ आपको, कुछ -1 -9 12 1 -11 10। ठीक है, अब आप जब कर सकते हो, ये 3 0 हो गए, तो आप कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में आप इसको ओपन कर दो, तो ओपन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 इंटू, बाकी इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो बचेगा कितना, इस इतना ही बचेगा। इसको सॉल्व कर लेना, -1 -9 12 1 -11 10 1 -2 4, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएंगे। या फिर आप इस पर भी लगाना चाहो तो इन दोनों को 0 बना लेना और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना, आंसर विल बी योर, आएगा आपका कुछ 78। ठीक है, कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या दिया है कि n की वैल्यू 3k के इक्वल नहीं होना चाहिए। 3k मतलब कि k की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 1 2 3 ऐसे, मतलब n की वैल्यू 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ k लिखा हुआ है। और बोला है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यदि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 के इक्वल। ठीक है, एंड ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी होती है, पता है क्या, कितनी होती है बताइए। ठीक है, तो अभी मैं ऐसे कुछ ले रहा हूँ, तो अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि मैं यहाँ पे देखूँ 1 ओमेगा टू द पावर n ओमेगा टू द पावर 2n ओमेगा 2n ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन AIEEE 2003 में आया था। तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाऊँ, क्या करूँ मैं, C1 पे लगा रहा हूँ, C1 + C2 + C3। ऐसा लगाने से क्या हो जाएगा, देखिए आप 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 + ओमेगा टू द पावर n + ओमेगा टू द पावर 2n, नेक्स्ट ओमेगा टू द पावर 2n + ओमेगा की पावर n, नेक्स्ट ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n + 1 हो जाएगा। नेक्स्ट ये कितना वो सेम रहेंगे, ओमेगा n 1 ओमेगा टू द पावर 2n ओमेगा की पावर 2n ओमेगा की पावर n एंड 1। ठीक है, अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर है, इसको मैं जनरलाइज करूँगा, जब मैं आगे ले जाऊँगा तो ये 1 टू द ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n, ये भी 0 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, इसने खुद बोला है कि n की वैल्यू 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब n 3 का एक का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 के मल्टीपल भी नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 0 0, क्योंकि ये जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम ये वाला, और ये जो सब सेम ही तो है सब, देखो 1 + ओमेगा n + ओमेगा टू द पावर 2n 1 + ओमेगा n + ओमेगा 2n 1 + ओमेगा n सब सेम है, इसकी वैल्यू 0 0 0 हो गई। ओमेगा n 1 ओमेगा की पावर 2n ओमेगा की पावर 2n ओमेगा n 1। अब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो आंसर क्या होता है, 0, तो ए इज़ द आंसर। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का थोड़ा सा आपको मतलब नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये दिया हुआ है, मुझे एक्चुअली इसने बोला है कि ऐसे कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि यदि मैं फर्स्ट ऑप्शन देखूँ तो x y z 1 + 1/x इस टाइप का टर्म आना चाहिए, बट इसमें तो डिटरमिनेंट में ऐसे कुछ टर्म दिए ही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के 1 + x 1 1 1 1 + y 1 1 1 1 + z। यदि मैं रो 1 में से x को बाहर निकाल दूँ, रो 2 से y को और z से, और मतलब थर्ड रो से z को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ x y z तो बाहर आ जाएंगे, और यहाँ कितना होगा 1 + 1/x 1/x 1/x, क्योंकि इनके पास तो x था ही नहीं ना, तो ये 1/x हो गया। पहली रो से x निकाला ना आपने, यहाँ पे 1/y 1 + 1/y 1/1/y, नेक्स्ट 1/1/z 1/z और 1 + 1/z, ये आपको कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब यदि आप दिमाग लगाएं कि मैं देखिए एक टर्म है 1 + 1/x, ये वाला टर्म दिखा रहा है,
तो यदि मैं रो वन पे रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री तीनों को ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ एक्स बाई जेड। अब देखना यहाँ पे इन तीनों को मतलब रो वन पे लगाया है मैंने, तो वन प्लस वन बाई एक्स ये वाला ऐड हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड। अब देखो यहाँ पे वन बाई एक्स है, यहाँ पे वन प्लस वन बाई वाई है, यहाँ पे भी सेम टर्म आ जाएगा वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड। सिमिलरली यहाँ पे भी वही टर्म आ जाएगा, ठीक है। बाकी रो टू तो कोई चेंज नहीं होगा, रो टू पे तो अभी भी वही रहेगा, ठीक है। चलो ये चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो में से हम, ये तो टर्म सेम हो गया ना, इसको बाहर निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। चलिए इसको बाहर निकालते हैं। इसको बाहर निकाल के क्या मिलेगा हमको, थोड़ा सा जगह खाली नहीं है, देखिए मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, तो ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा कुछ एक्स बाई जेड वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड। अब वहाँ कितना बचा अंदर, वन वन वन, वन बाई वाई वन प्लस वन बाई वाई वन बाई वाई वन बाई जेड वन प्लस वन बाई जेड, ठीक है। चलिए अब मैं चाहूँ तो और ऐसे कर सकता हूँ, इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, जैसे मैंने बोला इस पर C2 पे कॉलम टू पे लगा रहा हूँ मैं C2 माइनस C1, मतलब कॉलम टू वाले पे मैं यदि C2 माइनस C1 कर दूँ, क्योंकि देखो इसको माइनस करोगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा, यहाँ वन बाई कट जाएगा, वन बाई जेड कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। और C3 पे भी लगा दूँ सेम C3 माइनस C1। ऐसा करने के बाद मुझे क्या मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट पेज पे है, देखिए ऐसा कुछ मिलेगा आपको। जब आपने वो C2 पे लगाया था आपने C2 माइनस C1 एंड C3 पे लगाया था C3 माइनस C1, ऐसा करने पे आपको एक कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब बस ये तो सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि इसके देखो फर्स्ट रो में दो एलिमेंट्स जीरो हो गए, तो आप उसी के एक्सपेंड कर दो तो कितना होगा एक्स बाई जेड वन प्लस वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्या मैंने आपको बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएँ तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती थी, डायगोनल एलिमेंट्स का ही प्रोडक्ट आती है, तो आंसर इज 1। तो फाइनली एक्स बाई जेड वन प्लस वन बाई एक्स वन बाई वाई प्लस वन बाई जेड इक्वल्स टू, तो जी कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है हमारा, ठीक है। इसको करने का एक तरीका और हो सकता है मेथड टू क्या होता है, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ एक्चुअली, इसको आप ऐसे यूज़ करेंगे हमेशा यदि जहाँ पे ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे, जैसे मैंने बोला वन प्लस जेड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके ऑप्शंस भी दिए हुए थे आपको, ऑप्शंस क्या दिए हुए थे मैं सब लिख देता हूँ जल्दी से, ऐसा कुछ दिया हुआ था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट एक्स की वैल्यू 1 मान ली, वाई की वैल्यू 2 मान ली एंड जेड की वैल्यू 3 ले ली। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा देखना, ऐसा किया तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 1 1, ये कितना हो गया 1, वाई की वैल्यू 2 ली थी ना तो 3 1, कितना हो गया 1 1 4। अब आप सोचेंगे सर सेम की वैल्यू नहीं ली, सेम ले लेते तो क्या हो जाता, सेम ले लेते तो गड़बड़ हो जाता, क्यों, क्योंकि ये सेम हो जाती है और फिर बाद में कुछ सॉल्वेबल नहीं होता, इसलिए हमने अलग अलग वैल्यू ले ली। अलग लेने से फ़ायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो, कितना होगा 2 इंटू 12 माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 3, कितना होगा 2 इंटू 11 माइनस 3 आई थिंक, हाँ 3 प्लस नहीं माइनस 2, और ये कितना हो गया 22 माइनस 5, मतलब 22 माइनस 5 कितना आ गया है 17। अब आप चेक कर लो एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू 2 एंड जेड की वैल्यू 3 पुट करके कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बस। तो मैंने फर्स्ट में पुट किया तो कितना हो गया 1 इंटू 2 इंटू 3 1 प्लस 1 बाई 2 सॉरी 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3, ठीक है। चलिए तो इस वाले का मैंने यदि एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने से कितना आ जाएगा ये 6, और ये ऊपर कितना हो गया 6 प्लस कितना है 1 ही है ना, हाँ ठीक है 6 प्लस 2 से 3 प्लस 2, ठीक है राइट, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है। और ये कितना हो गया मल्टीपल 6, तो कितना होगा 6 इंटू 17 बाई 6, देखो 17 इक्वल्स टू 70 मैच कर गया। तो आप ऐसे वैल्यूज़ मान के भी आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बच्चा बोलेगा सर जी मैं सेम वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो सेम ले लो, सेम से भी आ जाना चाहिए, x इक्वल्स टू 1 वाई इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 1, मैंने तीनों वैल्यू ले ली, तो ये कितना हो गया हो जाएगा 1 नहीं 2 1 1 1 2 2, तो 1 1
2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 1, इसका डायरेक्ट मैं निकालता हूँ, इसका आंसर कितना आ रहेगा 2 4, इसका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करना है, 4 आएगी। अब मैंने इन तीनों वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, तो यहाँ पे पुट किया तो 1 इंटू 1 इंटू 1 और नेक्स्ट 1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। अब देखो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, यदि मैं सेम वैल्यू ले लूँगा तो देखो यहाँ से भी आंसर 4 मिल जाएगा आपको, यहाँ से भी आंसर आपको 4 मिल जाएगा। दैट इज़ नॉट मतलब मैंडेटरी आई थिंक, क्योंकि 1 1 1 लेने पे ये वैल्यू सेम हो जाएंगी, इसलिए हमेशा प्रेफर करो आप कि वैल्यूज़ को डिफरेंट रखो, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखिए ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। मेरे को दिया हुआ है कि एक डेल्टा दिया हुआ है 10C4, ये क्या है, सी मतलब एक कॉम्बिनेशन टाइप का जो होता है ना, हमने पढ़ा ना NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, वही दिया हुआ है। तो अब इस पर इस क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा कुछ दिया हुआ है और एक वेरिएबल फंसा हुआ है, कौन सा, m होता है कि m की वैल्यू और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, m क्या होगा फिर। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊँ कि यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है 11C5 और ये दिया हुआ है 10C5 और यहाँ पे 11C5 इस टाइप से कुछ कहानी दी हुई है। तो मैं थोड़ा दिमाग लगाऊँ तो क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया, ये 10 था, सॉरी 10 होगा, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा बहुत आसानी से। कैसे, मैंने बोला आप एक काम करो, C2 पे एक ऑपरेशन लगाओ, C1 प्लस C2, सॉरी C2 पे लगाया तो C2 प्लस C1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10C4, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि C2 पे लगाया ना। चलिए 12C8, अब ऑब्जर्व करो, आपने इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10C4 प्लस 10C5, नेक्स्ट 11C7 प्लस 11C6, नेक्स्ट 12C9 प्लस 12C8 और ये वाला कॉलम अभी भी सेम रहेगा, ठीक है। अब आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी होती है NCR प्लस NCR प्लस 1, यदि ऐसा कुछ है मतलब ये दोनों n सेम है और इन दोनों में एक का डिफरेंस है, मतलब एक उससे ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाता है, कितना हो जाता है बताइए, कितना हो जाता है, ये हो जाता है हमारा n+1 CR+1, ठीक है। मतलब ये बड़े वाले का जो R+1 और ये दोनों एक बढ़ के n+1 CR, अब वही लग जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कुछ 10C4 11C6 उतना ही रहेगा, 12C8 यही रहेगा। अब ये दोनों कितना होगा 11C5, नेक्स्ट 12C7, बड़ा 7 है, 13C9, ठीक है। अब देखिए ऐसा कुछ आ गया। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी वैल्यू को आपको 0 बनाना है, तो एक बच्चा सोचे कि सर ये 11C5 हो गया है, ये 12C7 हो गया है, तो यदि यहाँ पे मैं m की वैल्यू 5 ले लूँ, m की वैल्यू 5, तो ये कितना हो जाएगा 11C5 12C5 प्लस 2 7 13C5 प्लस 4, तो मतलब ये दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे, कॉलम सेम हो गया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, तो m की वैल्यू 5 पे हमको रिक्वायर्ड मिल जाएगा, तो C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, मुझे A1 A2 A3 डॉट 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 AN ये सब दिए हुए हैं, इसके कुछ आगे भी जाएगा, ठीक है। चलिए R इन GP में दिए हुए हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन IIT पली 2004 में भी आया और IIT 1993 में आया, तो उसी को उठा के उन्होंने 2004 IIT पली में डाल दिया। अब इस क्वेश्चन को सोचने वाली बात क्या है कि आपको AN+1 ये सब क्या है, ये टर्म्स हैं किसके, GP के। अब आपको यदि ये GP में दिए हुए हैं तो आपको एक चीज़ पता होगा कि ABC 3 GP में होते हैं, तो बीच वाला B स्क्वायर इक्वल्स टू AC होता है, ठीक है। तो इसी फैक्ट का यूज करूँ मैं सारे टर्म्स के लिए, तो आपका ये क्वेश्चन तुरंत ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। मैंने आपको बताया कि ABC 3 यदि GP में है तो हमारा बीच वाला टर्म B स्क्वायर इक्वल्स टू AC हो जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला कि 3 टर्म्स हैं AN+1 एंड AN+2, ये 3 टर्म्स ले लिए मैंने, कोई भी टर्म्स, तो बीच वाला टर्म्स इसका इक्वल्स टू AN इंटू AN+2, ठीक है। सिमिलरली मैं बोलूँ A ऑफ n+4 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, इससे एक कम वाला AN+3, नेक्स्ट AN+5। मैं बोलूँ A ऑफ n+7, तो ये कितना हो जाएगा A ऑफ n+6 इंटू A ऑफ n+8, ठीक है। अब क्या करो, आप लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स,
लॉग ले लोगे तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ ए स्क्वायर एन प्लस वन इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये तो प्रोडक्ट में है तो ये खुल जाएंगे ऐसे कुछ, ठीक है। इसका टू बाहर आ जाएगा, तो इसका टू बाहर आ जाएगा तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ लॉग ए एन प्लस वन, ठीक है। और ये वैल्यू इतनी ही रहेगी। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि आपको जो डिटरमिनेंट दिया हुआ था उस डिटरमिनेंट में फर्स्ट वाला टर्म तो आपका अभी भी क्या ही रहेगा, मतलब ए वाला आपके वही रहेंगे, ए एन प्लस थ्री लॉग ऑफ ए एन प्लस सिक्स। बट सेकंड वाले अब ऑब्जर्व करो, मैंने सेकंड वाले खोल दिए हैं, मतलब लॉग ऑफ ए एन प्लस वन, एक खोल गया कितना 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 1/2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 1/2 में बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि इसमें भी 1/2 आएगा, इसमें भी 1/2 आएगा, तो 1/2 में कॉलम 2 से बाहर निकाल देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया लॉग ऑफ ए एन प्लस लॉग ऑफ ए एन प्लस टू, ये कितना हो गया लॉग ऑफ ए एन प्लस थ्री इंटू लॉग ऑफ ए एन प्लस फाइव, एंड सिमिलरली ये हो जाएगा लॉग ऑफ ए एन प्लस सिक्स इंटू लॉग ऑफ प्लस लॉग ऑफ ए एन प्लस एट, और ए वाला मेरा फिर से हो जाएगा जो गिवन था, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व कर सकते हो, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि सर ये जो था ना, ये क्या आ गया, ये जो कॉलम टू है C2, ये तो फर्स्ट कॉलम का एंड थर्ड कॉलम का सम है, क्योंकि थर्ड कॉलम में क्या दिया था यहाँ पे लॉग ऑफ ए ऑफ एन प्लस टू, बस कुछ नहीं करो, माइनस कर दो एक को, इसमें से एक किसी को भी माइनस करो, दो कॉलम सेम हो जाएंगे, आंसर विल बी 0। तो ऑप्शन नंबर जो भी मैच करता है आपको, ऑप्शन नंबर डी इज़ द आंसर, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको ट्राई करना है, उसके आंसर्स मेरे को आप बताएंगे आप, ठीक है। तो मैं क्वेश्चंस आपको लिख देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द वैल्यू ऑफ 111 ये दिया है 2 टू द पावर ऑफ x माइनस, ऐसा कुछ दिया हुआ मुझे, ठीक है। तो करने का तरीका, ये आपको इतना भारी भरकम दिख रहा है, बट आप सोचोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने पर मिलेगी। यदि आप रो 2 पे एक ऑपरेशन लगाओ, क्या, रो 2 माइनस रो 3, देखो ये कितना होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इनको खोलो, जब माइनस करोगे कुछ टर्म्स कट जाएंगे और लास्ट में आपको मिलेगा 2x टाइम्स ऑफ 2 की पावर माइनस एक्स, तो ये 1/1 बन जाएंगे। तो दो कॉलम यदि 1/1 हो जाए किसी भी सॉरी दो रो किसी भी डिटरमिनेंट की सेम हो जाए तो आंसर विल बी 0, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसी को सॉल्व करने का, x की कुछ भी वैल्यू मान लो, लेट्स से मैंने 0 मान लिया, तो यहाँ पे पुट करके देख लो, ऑप्शन में पुट करके देख लेना कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है, आपको अपने आप दिख जाएगा चीज़ें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इफ़ एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स इन ए पी। अच्छा, इंटीजर्स इन ए पी, तो ए पी आपको पता है क्या होता है कि हम यदि ए बी सी ए पी में होते हैं तो हम लिख सकते हैं 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी, ऐसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई कैन से 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, ठीक है। चलो एक कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट, लाइंग बिटवीन 1 और 9 के बीच में होंगे, ठीक है। चलो ये तो अलग बात हो गई। एंड x51 बाई 41 एंड z31, ये क्या है 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, x51 को लिख सकता हूँ मैं कैसे 100x, तो कि थर्ड पे होगा, प्लस 50 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 51 हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, बाई 41 को हम लिख सकते हैं कैसे 100 बाई प्लस 40 प्लस 1, और z31 लिख सकते हैं हम कैसे 100z प्लस 30 प्लस 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है इस डिटरमिनेंट की, यहाँ पुट कर दो 5 4 3, ये वैल्यू पुट कर दो, कितना हो जाएगा 100x प्लस 50 प्लस 1, नेक्स्ट सिमिलरली बाई वाला आ जाएगा, सिमिलरली जेड वाला आ जाएगा, और यहाँ पर दिया हुआ XYZ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा दिमाग लगाऊँ, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे ये कितना आ गया 100x प्लस 50 प्लस 1, और यहाँ पे x दिया हुआ है, तो मैं इन दो की मदद से मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, R2 में लगाता हूँ मैं R2 माइनस 100 टाइम्स करता हूँ मैं R3, क्योंकि 100x बनाना है, और ये 5 है ऊपर, तो 10 टाइम्स कर देता हूँ मैं R1। ये ऑपरेशन लगाया हमने, तो ये ऑपरेशन लगाने से आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा मेरा डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो अब 5 4 3 ये तो सेम रहेगा। अब इसमें लगाया मैंने 100x
माइनस 100 टाइम्स ऑफ R3, तो इसको 100 एक्स कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 50 और यहाँ पे था 5, तो माइनस 10 टाइम्स ऑफ ए किया मैंने, तो 50 कट जाएगा, बचेगा कितना 1। नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे XYZ, ठीक है। और अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो आप खोल ही सकते हो ना, ये आप खोल सकते हो। तो कुछ दिया था क्या, नहीं दिया था ना, ठीक है, अच्छा ठीक है। और क्वेश्चन में एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है, इसका जब खोलोगे तो ये आ जाएगा कुछ x माइनस 2y प्लस जेड, ठीक है। और क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है ऑलरेडी कि तीनों इंटीजर एपी में दिए हुए हैं, एपी में है तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0 के इक्वल। तो फाइनली कितना आ गया, डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं अपन। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, वैल्यू ऑफ एक्स मुझे फाइंड करना है जो कि सेटिस्फाई कर रही हो इस डिटर्मिनेंट को। तो बस दो मेथड हैं, पहला मेथड तो इसको एक्सपेंड कर दो, आप एक्सपेंड कर दो, आपको अपने आप दिख जाएगा कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इसको इक्वल्स टू 0 दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट और मेथड 2 हम तो ये बोलेंगे आपको कि आप एक काम करिए कि वही एक्स इक्वल्स टू 0 मान लीजिए, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू 0 यदि आपने माना तो चेक कर लेना कि डेल्टा की वैल्यू 0 आ रही कि नहीं। यदि डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए तो एक्स इक्वल्स टू 0 इज उसका एक फैक्टर हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्स, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0 करिए, देखिए ये आप करेंगे ये 0 के इक्वल आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि एक्स इक्वल्स टू 0 इज़ इट्स रूट, ठीक है। क्योंकि जब आप इसको खोलेंगे फर्स्ट मेथड से, जब इसको आप पूरा एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद आप पाएंगे एक्स में पॉलिनोमियल आएगी, उस पॉलिनोमियल को जब आप इक्वल्स टू 0 करेंगे तो उसको एक्स इक्वल्स टू 0 उसका एक फैक्टर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कह सकता हूँ क्योंकि इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट भी है और ट्रिग्नोमेट्री भी है, इनका मिक्स कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, मुझे दिया हुआ है साइन एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, नेक्स्ट कॉस एक्स एंड दिस इज साइन एक्स। इसकी वैल्यू मुझे 0 के इक्वल दी हुई है, तो मुझे चेक करना है एक्स जो इस इंटरवल में होना चाहिए, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने आएंगे। तो आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ देखनी है। यदि मान लो आंसर आ जाए 5/4, 2π/3 ऐसे कुछ आ जाए, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि ये सब वैल्यूज़ इसके इस रेंज में आना चाहिए, इस रेंज में आते हुए कितनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं बोलता हूँ C1 पे करता हूँ, कॉलम 1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, देखिए पहला कॉलम पे लगाया मैंने, तो सबको ऐड हो जाएंगे, तो साइन एक्स तो साइन एक्स ही जाएगा पहले वाले में, दूसरे में कितना हो जाएगा 2 cos x। नेक्स्ट इसका cos x आएगा, इससे जुड़ने के बाद फिर से वही आ जाएगा साइन एक्स प्लस 2 cos x एंड इधर आल्सो साइन एक्स प्लस 2 cos x, ठीक है। बाकी दोनों सेम रहेंगे, cos x साइन एक्स cos x cos x cos x साइन एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये सेम हो गया, इसको बाहर निकाल सकते हो, निकाल दो, साइन एक्स प्लस 2 cos x बाहर निकल गया। नेक्स्ट बचा कितना 1 1 1 cos x साइन एक्स cos x cos x cos x एंड दिस इज साइन एक्स, ठीक है। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम, देखिए यदि मैं रो 2 रो 3 के एस्पेक्ट में देखूं तो ये 0 बन सकते हैं, तो और सिंप्लीफाई हो जाता है। R2 गोज़ टू R2 माइनस R1 एंड R3 गोज़ टू R3 माइनस R1, मतलब R2 पे लगाया जिसको माइनस कर दिया R1 से, तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, ये दोनों 0 बन जाने हैं। तो पहली रो तो सेम रहेगी, चलिए ये 0 हो गया, ये कितना हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये कितना हो गया 0, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 0, दिस इज 0 फिर 0 एंड इट इज़ आई कैन से दैट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। चलिए और यहाँ पे ए वाला टर्म तो रहेगा ही रहेगा। अब ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि लीडिंग डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो गए, तो इनका प्रोडक्ट ही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगा। तो फाइनली आपको अब यहाँ जाके ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन सॉल्व करनी है, कौन सी वाली, साइन एक्स प्लस 2 cos x, एक ये था और एक यहाँ से आ जाएगा कितना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व कर लेना, ये तो आपको सॉल्व करना आता ही है। ये कैसा हो गया, a इंटू बी इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 0
और बी इक्वल्स टू 0। तो पहले इसको करते हैं अपन। एक आ गया साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। तो कितना आ गया, ये आ गया 10x, आई कैन से इसको इधर ले जाऊँगा -2 और कॉस एक्स को डिवाइड कर लिया तो 10x इक्वल्स टू -2। ठीक है, चलिए तो 10x की वैल्यू तो -2 नहीं हो सकती है ना इस रेंज में। किस रेंज में, इस रेंज में -π/4 से π/4 में। तो ये तो ख़त्म हो गया। अब बचता क्या है, इस वाले को चेक करना होगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो स्क्वायर को हटा दिया, 0 के इक्वल है, क्योंकि x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इट इज ऑल्सो x इक्वल्स टू a ही होता है। तो कितना आ गया, साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो कितना आ गया 10x इक्वल्स टू 1। 10x इक्वल्स टू 1 s π/4 पे होता है। तो कितना आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितने आएंगे, x इक्वल्स टू π/4, और जो कि इसमें आ जाएगा क्योंकि ये लेस देन और इक्वल्स टू था। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे हमारे, दैट आई कैन सी दैट इज़ 1। ठीक है, अच्छा क्वेश्चंस था। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं पेपर्स में देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अपना IIT में आया था 1981 में, बहुत पुराना हो गया बट आया था। बट अब देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ मुझे, एक क्या है, एक दिस इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, लेमडा में, लेमडा टू द पावर 4 पोलिनोमियल हो सकती है। ठीक है, पोलिनोमियल लेमिडी। अब मुझे बोला गया है कि मुझे क्या निकालना है, टी की वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं है, एक दिमाग लगाओ, एक बहुत ही सिंपल अप्रोच, PQRST। या तो एक ऐसा हो सकता है कि इसको आप एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करने के बाद कंपेयर कर दो, कंपेयर करो तो PQRST सब मिल जाएंगे आपको। मेथड 1। दूसरा मेथड क्या है, बहुत सिंपल, मुझे सिर्फ टी निकालना है। टी का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मैं लेमडा की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। लेमडा की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो ये सब 0 हो जाएंगे। 0 प्लस टी हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या बचेगा, लेमडा की वैल्यू 0 पुट किया तो ये 0, -1, 3, 1, 2, -4, -3, 4, दिस इज 0। चेक कर लेना, ये आएगा -4, -3, -1, यही आएगा। तो इसको मैं सॉल्व कर लूँ, क्या आ गया, ये -12 + 30 = 18। आंसर बी इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। एक तो मेथड क्या था, इसको आप एक्सपेंड करते हैं फिर कंपेयर करते हैं। दूसरा क्या है, टी लेमडा की वैल्यू 0 पुट करो, क्योंकि ये सब वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि लेमडा में एक आइडेंटिटी या अपने बोलो एक पॉलिनोमियल दी हुई है आपको। तो ऐसे आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ये भी IIT का क्वेश्चन ही है। चलिए, तो मुझे दिया हुआ है कुछ ऐसे 1, 2x, 3x ये दिया हुआ है, एक ए कॉलम दिया हुआ है, एक 3 कॉलम दिए हुए हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, पहले तो आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करते हैं तो अपन ऐसा मिल जाएगा हमको। तो मैं चाहूँ तो कॉलम 3 में से मैं कॉलम 2 को माइनस कर दूँ। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, देखो fx इक्वल्स टू 2 कॉलम सेम रहेंगे, 3x, x -1। देखो ऑब्जर्व करो, मैं यदि इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो ये कितना हो गया, x + 1 - x, तो 1 आ गया। x + 1 × x कॉमन आ गया, फैक्टर x + 1 और x + 1 - x + 1, तो ये x कट गया, 2 आ गया, 2x आ गया। सिमिलरली इसमें से करोगे तो कितना आ गया, 3x × x - 1। सेकंड कॉलम अभी भी सेम रहेगा। तो ये क्या होगा, ये दोनों वैल्यू सेम हो गई, वैल्यू सेम हो गई तो आंसर विल बी 0। तो fx की वैल्यू 0 आ गई। तो फाइनली f(100) पे भी निकालोगे, कुछ भी डाल दो x की वैल्यू, सबके लिए आंसर भी 0 ही जाएगा। f की वैल्यू 2002 भी बोलूँगा तो भी 0 आएगा, f की वैल्यू 2020 भी बोलूँगा तो भी 0 ही आएगा, क्योंकि fx ही हमारा 0 आ गया है। आंसर विल बी ए इज़ द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ, मुझे ऐसा कुछ दिया हुआ है, कितने ऑर्डर का है, 5×5, मतलब ऑर्डर 5 ऑर्डर का है। तो इसमें आप ऑब्जर्व करो कि देखो ये लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट्स ऊपर के कितने हैं, 0 है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको लास्ट, कौन सी, 11वीं 12वीं, कि इन सब का मल्टीपल ही हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1, 2, 3 × 4 × 5, दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल इज़ द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमिनेंट मुझे कुछ दिया हुआ है, a α + β, bc दिस, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल ही है। और मुझे बोला गया है कि मुझे चेक करना है कि ABC AP में है कि ABC GP में है कि क्या है, देख लेते हैं जल्दी से। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, जैसे मालूम मैंने बोला रो 3 को मैं चेंज करना चाहूँ, रो 3 को चेंज कैसे करूँगा, a α चाहिए मुझे। तो मैं कहता हूँ R3 पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R3 - α टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि
रो 1 में अल्फ़ा नहीं दिया हुआ है तो कर देंगे। नेक्स्ट -R2, ए वाला ऑपरेशन लगाया तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी, नेक्स्ट ए अल्फ़ा प्लस बी सेम रहेगा, बी सी, बी अल्फ़ा प्लस सी सेम रहेगा। बट देखो ए अब मैंने लगाया किस पे, रो 3 पे। रो 3 कितना हो गया, ए अल्फ़ा प्लस बी माइनस अल्फ़ा टाइम्स ऑफ ए, तो ए आ गया फर्स्ट का माइनस बी, तो अल्फ़ा ए कट के बी कट गया, ये 0 आ गया। नेक्स्ट सिमिलरली बी अल्फ़ा प्लस सी, तो बी अल्फ़ा प्लस सी भी, तो ये भी मेरा 0 ही आ गया। बट ए वाली कुछ टर्म्स आएंगे, ये कितने आएंगे, आई कैन सी दैट माइनस ऑफ अल्फ़ा टाइम्स ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी माइनस बी अल्फ़ा प्लस सी। सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये आएगा कुछ माइनस ए अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अल्फ़ा माइनस, तो हो गया -2 बी अल्फ़ा माइनस 2 बी अल्फ़ा माइनस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसके अबाउट खोल दो, रो 3 के अबाउट इस डिटरमिनेंट को खोलोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस टाइम्स ऑफ, माइनस को बाहर निकाल दिया तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फ़ा प्लस सी, और इसको छोड़ा तो कितना हो गया, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो कुछ नहीं, ठीक है, तो इसको माइनस को उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आ गया बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, एक आ गया, और दूसरा आ गया ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू 0, दो चीज़ें आ गई। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी सी किस में हो गए, ए बी सी आर इन जी पी, तो एक तो ये हो गया। और ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फ़ा प्लस सी यदि इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स माइनस अल्फ़ा जो है ना, वो इसका एक फैक्टर भी है, किसका, अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ए अल्फ़ा इक्वल प्लस, ठीक है, आंसर विल बी बी इज़ द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ, ये आपको खुद सॉल्व करने होंगे। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन है मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, आपको ट्राई करना है आपको सॉल्व करने के लिए। नहीं होगा मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, बाद में, बट आपको एटलीस्ट ट्राई करना है आपको। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सब, मतलब रो ऑपरेशंस या फिर कॉलम ऑपरेशंस की मदद से ही आपको सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो कोशिश करना आप करने के लिए, नहीं होगा तो मैं आपको फिर आगे देखूँगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे दो तीन चार टॉपिक बचे हुए हैं, उन चार पाँच टॉपिक को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा था, मैं उससे बोलना चाहूँगा कि मेरे इसी प्लेलिस्ट में और भी लेक्चर्स डले हुए हैं, तो आप उनको भी फॉलोअप करिए। मैट्रिसेस का ऑलरेडी डल चुके हैं सारे लेक्चर्स, और मैट्रिसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डल चुके हैं जेईई मेन के। तो आप सब प्रैक्टिस करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने 10 दोस्तों को बताइए, जिससे उन 10 दोस्तों का भी भला हो, आपका भी भला हो, ठीक है। और इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने एक टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है, आप वहाँ से क्लिक करेंगे तो आप मेरे उस ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, उससे मैं आपको डाउट वगैरह क्लियर कराऊँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी के डिस्क्रिप्शन में एक असाइनमेंट भी डला हुआ है, उस असाइनमेंट से आप डाउनलोड कीजिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो ये वैसे 54 मिनट्स का हो गया है, इसलिए मैं आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करता हूँ। और जिस किसी को कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।